सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। एंड ये टॉपिक बेटा बिल्कुल पेन लेकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है ना। और इसको ये मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग कुछ बहुत नया नहीं, जो तुम लोगों को आता है ऑलरेडी, उन्हीं चीजों को हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में क्या क्या, इन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल टूल एंड वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे। वेक्टर एनालिसिस एक पार्ट तो हमारा ये हो जाएगा, दैट इज वेक्टर एनालिसिस। एंड जो दूसरा पार्ट हमारा है वो क्या है, मैथमेटिकल टूल। दो पार्ट इस चैप्टर के हैं। एक तो हमारा क्या हो गया बेटा, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके बारे में पूरी पूरी बात करनी है। और दूसरी चीज हमारी आ जाती है क्या, मैथमेटिकल टूल। अब ये जो दो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इनका मतलब समझ लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे वन बाय वन लेक्चर्स में, ठीक है। अब जैसे देखो हमारे पास क्या है, वेक्टर एनालिसिस की जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो पहली चीज आपको क्या समझना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज कॉल्ड। हाँ, हैविंग डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, इतना आप लोगों को बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, रिप्रेजेंट करने के मेथड्स आपको देखने होंगे। दो मेथड्स आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे, एक आर कॉमा थीटा और एक होता है आई कैप, जे कैप और के कैप निकालना, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने के बाद वेक्टर का अलजेब्रा आपको पढ़ना होता है, जिसे हम वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है, तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने हैं, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, ठीक है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और तीसरा, हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे किन्हीं दो वेक्टर्स को। इसको मल्टीप्लाई करने के बेसिकली दो स्पेशली मेथड्स आपको बताए जाएंगे, जिसमें एक को कहते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला जाएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा बोला जाएगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेक्टर एनालिसिस। सबको समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मोस्टली वी हैव टू कवर ओनली थ्री टॉपिक। जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल के बारे में, तो मैथमेटिकल टूल क्या कहता है, कहने को बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल टूल में आती हैं। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं एक एक चीज, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट, द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाउ विल यू कैलकुलेट दीज नंबर्स, लाइक किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, ये सब कौन इंक्लूड करता है बेटा, ये मैथमेटिकल टूल इंक्लूड करता है। जैसे मान लो, हाँ, इसी के साथ साथ क्या आ जाता है, स्क्वायर करना, क्यूब करना, है ना, स्क्वायर रूट निकालना, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। ये सारी बातें कहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं। प्लस डेसिमल को, डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बातें भी आपकी आती हैं पहले चीज किसमें, कैलकुलेशन में। इवन बोर्ड मास भी आ जाता है, ठीक है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। एक पार्ट तो ये आता है, क्या तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत है, मैं एक बार पूछना चाहूंगा। ये तो सबको बेसिकली आता होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, ये सब चीजें। हाँ, यहीं पर एक चीज और आता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। सीबीएसई वाले बच्चों को ये नहीं पता होगा, आईसीएसई वालों को पता होगा, ठीक है।
कॉम्पोनेंट हो डिवाइडेंड हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बता दूंगा। सेकंड पार्ट अगर हम लोग लेकर चलते हैं कि सेकंड पार्ट में हमारा क्या आता है, दूसरा वो आता है क्या कि हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस का बेसिक मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसे मैं समझाऊं आपको कि टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे मैथ्स में या तुम्हारे पूरे फिजिक्स में जो तुम्हें फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो भी फॉर्मूला तुम्हें देखने को मिलता है, वो फॉर्मूले किस फॉर्मेट में दिखते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? बेसिकली वो सारे फंक्शंस जो क्या होते हैं बेटा, दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक तो एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल और या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके साथ साथ क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीजें लगी हो, है ना? किसके साथ? विद कॉन्स्टेंट्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा क्या, 2y इज इक्वल्स टू 4x अपॉन अंडर रूट 3x, क्या ये एक फंक्शन है? तो तुम कहोगे हाँ सर, दिस इज व्हाट, द रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज एक्चुअली कनेक्टेड विद सम कांस्टेंट, है ना, इक्वेशन, डिवीजन, रूट एंड ऑल दीज थिंग्स। क्लियर होगी बात? तो बस अभी मैं बता रहा हूँ, डिटेल में भी आऊंगा, हम इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। बस एक सिंपल सा मैं बताना चाह रहा हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पढ़नी होती हैं। दूसरा फंक्शन किस टाइप का पढ़ना होता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके फॉर्मूले आपको पढ़ने होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। ये एक अलग फंक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जो जनरली आपको पहले नहीं देखने को मिला होगा। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, ये फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली तीन तरीके के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी फंक्शंस के साथ क्या करना है मुझे? द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, थर्ड, आपको इन सारे फंक्शंस का दो चीज, डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए बेटा इनका? एक पार्ट तो क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। पहली चीज तो क्या, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दो बातें तो मस्ट हैं। और इसी के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक। अगर इतनी चीजें आपको आ गई, तो आपका जो फिजिक्स है वो क्लास 11th प्लस 12th दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। बहुत आराम से आप समझ पाओगे। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और ये कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है बेटा? ओके। हाँ, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज वेक्टर, एंड देन वी विल मूव फॉर द मैथमेटिकल टूल। ओके, तो हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट भी आया, कुछ नई चीज आपको देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। वेक्टर, तो वेक्टर क्या है? बेसिकली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वी हैव ऑलरेडी डन विद फिजिकल क्वांटिटीज ना। वी हैव बेसिकली टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन सी? फंडामेंटल, और दूसरा कौन सा बेटा? डेराइव्ड, ठीक है। तो फंडामेंटल हो या डेराइव्ड हो, इन दोनों क्वांटिटीज में से कोई भी टाइप की क्वांटिटी, चाहे इधर इट इज फंडामेंटल और derived, all the physical quantities are again divided into two parts. First is called scalar and the second is vector, ठीक है।
तो ये जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके साथ साथ क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इनको कैसे डिफाइन किया गया? तो इनको डिफाइन किया गया क्या कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के, है ना, रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे, प्लस इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या इनके यूज करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। हम सभी लोग जानते हैं क्या कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, आपको क्या चाहिए, एन चाहिए और यू चाहिए। एन का मतलब क्या, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, और यू का मतलब क्या, उसकी यूनिट चाहिए। ठीक है। एन और यू के अलावा साइंटिस्ट ने क्या देखा, एक थर्ड चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन। ठीक है। तो जब ये तीसरी चीज की आवश्यकता पड़ी तब ये बात हुई कि भाई यार काम करते हैं कि हम लोग जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। कौन कौन सा नाम दिया गया, एक वेक्टर दिया गया, एक स्केलर दिया गया। ठीक है। तो क्या कहा गया कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? तो वो सारी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड, है ना, की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ किसकी, डायरेक्शन, दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर। और इसे क्या बोलेंगे, स्केलर। सिंपली यहां तक की जब डेफिनेशन दी गई, एग्जांपल पहले दे लेता हूं फिर थोड़ा डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करूंगा। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल सी बात है क्या, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। क्लियर? जैसे हमने कहा कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40 kg, ठीक है, बट इफ आई से अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपने ऑलरेडी दे दिया 40 kg, बट अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट 40 न्यूटन। दोनों ही केसेस में अगर मैं पूछूं कि अच्छा बता इस मास को 40 केजी बोल देने से क्या इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे कि यस इस मास इज 40 केजी, इसके अलावा मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। लेकिन इस मास के अलावा जब हम फोर्स की बात करें 40 न्यूटन, तो इसके बाद का अगला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा बता 40 न्यूटन का फोर्स मैंने इस पर लगाया, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बोलो भाई, विल इट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी बेटा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फोर्स का डायरेक्शन क्या है। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है। यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्शन इन द फोर्स। तो यहां पर हमें देना पड़ेगा क्या, फॉरवर्ड लिख दिया, तो इससे हमें डायरेक्शन के बारे में आइडिया हो गया। ठीक है। तो क्लियर कट बात ये है कि हमारे पास जैसे मास है, अब ये तुम कहोगे सर हम एग्जैक्टली पहचाने कैसे, तो बेटा ये पहचानने का कोई तरीका नहीं है, इसको तुम पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। इसीलिए फिजिक्स में मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उन चैप्टर में याद रखना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपसे इनकाउंटर करेंगे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं लिखवाऊं या ना लिखवाऊं, डायमेंशनल फॉर्मूला, उनकी यूनिट, और वो किस टाइप की क्वांटिटी है, टाइप, वो स्केलर है या वेक्टर है, ये आपको हर एक, जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे उन सब की वैल्यूज यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। ये तीन चीजें मस्ट है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर एक मास हो गया, यहाँ पर 40 केजी हो गया, यहाँ पर फोर्स हो गया, यहाँ पर 40 केजी हो गया, 40 न्यूटन हो गया। यहाँ मैंने डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई इसके साथ डायरेक्शन हो गया, तो दिस इज व्हाट डायरेक्शन। बट कुछ जगहों पर ये कंफ्यूजन आई कि अच्छा ये बताओ कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे बताओ कि अगर एक सेल या बैटरी है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, इसको अगर मैं इस रेजिस्टेंस R के साथ इसको कनेक्ट कर दूं, V इज इक्वल टू मान लो 20 वोल्ट लगा दिया, R की वैल्यू मान लो 10 ओम है, तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू, 2 एम्पियर। ओके। क्या करंट जो है I उसके पास 2 एम्पियर, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया ना बेटा, बट
यहां पर तो हम डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट का नाम ए हो तो ए से बी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। तो हम कह सकते हैं अलोंग ए टू बी, या फिर हम कह सकते हैं करंट इन द सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव होता तो करंट का डायरेक्शन बदल जाता, बोलो। तो क्या यहां पर मुझे इस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है? तो ये बताओ कैसी क्वांटिटी है ये करंट, स्केलर या वेक्टर, बोलो। दिस मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? बट दिस करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वाई, है ना? इसके पीछे का जब रीजन ढूंढा गया, तब इस स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। पहले क्या डेफिनेशन थी बेटा? द स्केलर आर द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट, व्हाइल द वेक्टर आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट एक तीसरी चीज यहां पर इंट्रोड्यूस मैं आपको कर रहा हूं, अभी तक आप यही जानते रहे होंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। क्या रखेंगे याद? वो क्या फॉलो करता हो? वेक्टर अलजेब्रा। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट वेक्टर अलजेब्रा। आई विल explain you what is called vector algebra and how to add the quantities. Clear है बात? तो vector quantities are the quantities which have magnitude and direction and they follow the vector algebra. They are called vector quantities. Clear होगी बात सभी लोगों को बेटा? हाँ। अब इतनी चीजें समझने के बाद अब सभी लोग अपने दिमाग से बिल्कुल ये चीज निकाल देंगे क्या, कि स्केलर और वेक्टर एकदम नया चीज, एकदम फ्रेश चीज समझ रहे हो। ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या है? एक होता है जिसे हम कहते हैं आर कॉमा थीटा फॉर्म, और एक होता है आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म। छोड़ो अभी उसे, अभी बस इतना समझो। आर कॉमा थीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल। ठीक है, तो एंगल और मैग्नीट्यूड इन दोनों के फॉर्म में हम लोग को क्या करना है? किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सभी लोगों को एक्स और वाई एक्सिस बनाने आता है? सब लोग एक्स और वाई एक्सिस से फेमिलियर है ना बेटा? ठीक है, देखो ये होता है वाई एक्सिस, और इसे कहते हैं माइनस वाई एक्सिस, इसे कहते हैं प्लस एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस। ओके, नाउ इसके साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ईस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं? साउथ। समझ आई बात? अब जब मुझे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हुआ, फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉल और सबसे सिंपल वेक्टर में क्या बोलता हूं? डिस्प्लेसमेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब, या फिर आप वेलोसिटी वेक्टर ले लो। मान लो मैंने कहा तुम्हारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, कितनी वेलोसिटी बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए। मैंने कह दिया अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्या मैं वेलोसिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं? बोलो। वेलोसिटी के बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी, बताओ बेटा? है ना? मतलब तुम्हें वेलोसिटी के बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब इसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो पहली चीज तो वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए इसके ऊपर एरो लगाया जाता है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसे पढ़ेंगे वेलोसिटी वेक्टर। और केवल भी लिखा हो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल वेलोसिटी। और एक्चुअली इसे कह सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? नाउ हमने कहा वेलोसिटी वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड।
बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, कितना एंगल बनाएगा। अब तुम कहोगे सर एंगल मतलब, एंगल तो किसी ना किसी किन्हीं दो रेज के बीच में होता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा एंगल क्या होगा, दिया कैसे जाएगा, किसी ना किसी रे के, रे कौन सा है बेटा तुम्हारे पास, एक पॉजिटिव है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव वाई वाला रे है, एक ये वाला रे है, ठीक है, एक ये वाला रे है। समझ में आई बात, ठीक। अब तुम अगर यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेटा, हेलो, समझ आ रहा है बात। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, अलोंग एक्स ही तो है, एक्स डायरेक्शन में ही। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ रेज, 0 डिग्री, वेरी गुड। सो वी कैन जस्ट राइट यहां पर 0 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड कॉमा एट 0 डिग्री, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है बात, समझ आई सबको बात। 0 डिग्री कैसे बना बेटा, एक ये रे है, एक दूसरी रे है, इसको मैं धीरे धीरे इसके पास लेकर आ रहा हूं, बताइए एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते होते अगर ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाए तो 0 डिग्री। समझ आई बात है बिल्कुल। लेट्स टेक द एग्जांपल फॉरवर्ड। मैंने कहा वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री, है ना, या एट मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्स। अब तुम्हारे सामने ये बात आई कि अच्छा यार ये वेक्टर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें अपने नोटबुक में। सपोज दिस इज योर नोटबुक और तुम्हें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। ये मैंने v1 वेक्टर लिख दिया, ऐसे मैंने v2 वेक्टर लिख दिया, सोच v2 वेक्टर वो कितना होगा बेटा, मान ले 40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कैसे पता चला, ये पता चला एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इसके साथ कितना होगा बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ज्योमेट्रिकली। वो अपने नोटबुक में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमें क्या करना होगा, एक एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करना होगा, जैसे आप लोग ग्राफ बनाते हो, इसको 0 कर दिया। अब चूंकि इसकी वैल्यू 40 है, 20 है, इसकी वैल्यू 40 है। अब 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर लेंथ का कोई आपने नहीं लेना पड़ेगा, इसको क्या कर लेंगे, इसका स्केलिंग कर लेंगे, ठीक है। लेट 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब मान लो यहाँ पर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला वाला वेलोसिटी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और किधर रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी वेक्टर v1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बनाओगे ना बेटा, किधर, विद द डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड द वेक्टर। क्लियर, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर v1। नाउ अगर मैं बात करूं v2 का, तो v2 की लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, बोलो, दैट मस्ट बी 4 सेंटीमीटर। बट कितने एंगल पर बनाओगे, तो आपने प्रोटेक्टर से एक 30 डिग्री का एंगल बनाया ऐसे, ओके। और इस पर हमने आर्क कौन सा लेना है, 1 2 3 और 4 का लेना है। तो यहां से लेकर यहां तक जब इसको मिला के ये एरो आप लगा दोगे, ठीक है, तो दिस एरो विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर v2, ठीक है।
समझ आई बात? 4 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज मतलब ये पूरी पूरी 4 सेंटीमीटर, जैसे हमने स्केल से यहाँ 0 से 4 अपने इसमें ले लिया, प्रोटेक्टर में, उसमें कंपस में, ठीक। इसी को यहाँ रख के ऐसे आपने एक आर्क लगा दिया, या तो आप 1 1 सेंटीमीटर का लगा लो। मतलब एग्जैक्टली तुम्हें ज्योमेट्रिकली बनाना नहीं है, तुम्हें फिजिक्स में बनाना नहीं, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसका मतलब कैसे होगा, कैसे बनाओगे। ये बेटा समझ में आ गई बात? तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी वेक्टर 2। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देख, एक वेक्टर हमारा ये है v1, और एक वेक्टर हमारा ये है v2। अगर दोनों को जो मैंने एरो से बनाया है ना, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, v1 का या v2 का? बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर का जो लेंथ है, किसी भी वेक्टर का लेंथ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन यानी कि एरो है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? सबको समझ आया? ये एक बहुत सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया क्या कि वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सेस क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर v2 मैंने लिख दिया क्या, दैट इज अगेन 5 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सेस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो कैन यू ड्रॉ दीज टू लाइन्स? लेट्स सी। दिस इज व्हाट? पॉजिटिव x एक्सेस। दिस इज व्हाट? पॉजिटिव y एक्सेस। v1 किधर होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ बेटा? जब यहां से हम एंगल मेजर करेंगे, वो किधर जाएंगे? इस डायरेक्शन में जाएंगे, बोलो। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? इस डायरेक्शन में जाना होगा। दोनों का चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसलिए हम लोग जो भी एरो का साइज लेंगे, बोथ मस्ट बी इक्वल। बेटा समझ में आया? दिस इज कॉल्ड v2 वेक्टर, दिस इज कॉल्ड v1 वेक्टर। हमें एग्जैक्टली प्रोटेक्टर से जाके मेजरमेंट नहीं लेना है, हमें सिंबॉलिकली ये समझाना था तुम्हें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका जो एरो है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्लियर? दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री वाइल दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर? दिस इज व्हाट? ईस्ट। दिस इज व्हाट? सॉरी, नॉर्थ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। A velocity vector v1 is equals to 50 meter per second at 15 degree anti-clock from negative x-axis, ठीक है। And velocity vector v2 is 25 meter per second at 45 degree clockwise negative y-axis, ठीक है। बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? पहले आपको क्या बनाना होगा? x और y एक्सिस बनाना होगा। दिस इज y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स। 50 मीटर और ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमने देखा। बताओ किसका लेंथ बड़ा होगा? एरो v1 का, ठीक है। और v1 एट 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्शन ऐसा।
ऐसे समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एंटी, है ना? ठीक। तो हाँ बोलो बेटा। बोलिए भाई। तो ये क्या हो गया, V1 एंटी क्लॉकवाइज, किस क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड या थर्ड? सेकंड या थर्ड, किस क्वाड्रेंट में बनेगा ये वेक्टर? थर्ड में। वेरी गुड। सो दिस विल, देयर इज V1 making an angle how much? 15 degree. Okay. Now what about V2? V2 कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस वाई। तो माइनस वाई से क्लॉकवाइज कितना एंगल बेटा? 45 डिग्री। बोलो भाई। V2। अब देखो ये V1 का मैंने एरो बड़ा बनाया है V2 के कंपैरिजन में, क्यों बनाया है? इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, याद रखना मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? V1 का V2 से। क्लियर? तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन V1 एंड V2? V1 और V2 के बीच का एंगल क्या है? वेरी गुड, दिस एंगल इज 30 डिग्री। समझ में आ गई बात? ओके, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। इफ अ फोर्स F1 is equals to 40 Newton at 30 degree clockwise from positive y axis, ठीक है, and F2 is 10 Newton at 10 degree clockwise from negative x axis. What is the angle between F1 and F2? देखो बेटा, ये जो मैं चीज आज करवा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा एक तरीके से एक्सरसाइज है, समझना ये जरूरी है। ये समझ गया, आगे हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो बताओ मुझे, दोनों वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल कितना होगा? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, जस्ट टेक्स्ट मी द आंसर। ओके, श्रेया, पर्णिका, ओके, उदित, वैभव श्रीवास्तव। आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम एवरीवन, but I think you are making somewhere some mistakes. Aman Bora, it is 110. Some different answer. Ashmita Singh Chauhan, some different answer again. Afia Nisa, 50, 80 degree Dipanshu. Still, I'm not getting the correct answer. Let's see. This is what? F1, 55 not possible. And F2. How will we draw the F1, F2? This is what? Y-axis. This is what? X-axis. Okay. Now, F1 at 30 degree clockwise. क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ बेटा? इस के साथ क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट? F1। ओके, एंड 10 डिग्री 10 न्यूटन 10 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। वेरी गुड, दिस इज F2। हालांकि F2 और छोटा बनना चाहिए,
F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, 10 डिग्री. So what is the remaining angle? 80 डिग्री. एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री. तो टोटल एंगल इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा बेटा? 80 plus 30, that is 110. And I got only one correct answer. That is Afia Nisa, correct answer. And Aman Vora. कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. समझ तो आ रहा है ना बेटा? बोलो. Should we take another example? Do you all want to give the answer? Let's take another example, okay? Find the angle between किसके किसके बीच में? V1 and V2 के बीच में 40 मीटर पर सेकेंड and 20 मीटर पर सेकेंड at 30 degree anti-clockwise positive x-axis and at 15 degree clockwise negative y-axis. चलो जल्दी से मुझे आंसर कर दो सभी लोग. I want answer from everyone. ओके ओके, बहुत बढ़िया. चलो इस बार लग रहा है मुझे सबका आंसर सही आने वाला है. तो मेरे पास लगभग सभी का आंसर सेम ही आया है और मोस्ट प्रोबेबली सबका सही भी है. चलो लेट्स चेक द आंसर एंड देन विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. V1 30 degree anti-clockwise from positive x-axis. V1 30 degree from positive x-axis. Now similarly V2 15 degree clockwise. तो clockwise का मतलब क्या हो गया बेटा? This angle is how much? 15 degree. So what is the angle between them? So 90 plus 30 plus 15, that is 135 degree. And this is the correct answer from you all. बहुत बढ़िया. अब देखो बेटा, यहाँ पर जो हमने एक चीज लिखी है, एक्चुअल में इतना बड़ा किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, क्या ये सच में फीजिबल है? इज दैट फीजिबल? ये तो मैं तुम्हारे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ. ओके. तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई साइंटिस्ट ने किया. वो क्या लिखा उन्होंने? इसी आर कॉमा थीटा रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी लिखा. देखो आने को कुछ भी बोल सकता है कभी भी, लेकिन इसको अब ये लिखा जाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. अगर लिख दिया जाए, क्या चार वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, जैसे मान लो V1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देने की जरूरत नहीं है इनको, है ना? सीधे से 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ठीक है. 20 मीटर पर सेकेंड एट, या एट नहीं यूज होगा यहाँ पर,
इन नॉर्थ ईस्ट 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये देखो बेसिकली हमें ये चौथा लिखने की जरूरत नहीं थी, हटा ही देता हूं मैं। बेसिकली देयर आर 4 टर्म्स आर यूज्ड। कौन कौन से, देखो याद रखना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। पहली चीज कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। सिंपल है रिप्रेजेंट करना। क्या, जब भी आपके पास टू इस्तेमाल हो, वर्ड कौन सा इस्तेमाल हो, टू, नॉर्थ टू ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ऐसे समझना। क्या, नॉर्थ टू ईस्ट का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, जस्ट मेक एन एरो फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड यू विल ड्रॉ द एंगल फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एंगल ड्रॉ करने का मतलब ये एंगल। So this is what velocity v1 and it is making an angle how much, 30 degree north to east। समझ आए बात, बोलो बेटा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर यही चीज लिखा होता क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, नॉर्थ का ईस्ट या ईस्ट से नॉर्थ, इसको उल्टा कर देना। टू आएगा तो ऐसा और ऑफ आएगा तो उल्टा कर दोगे। मतलब क्या हुआ, एंगल कहां से बनेगा, ईस्ट से बनेगा, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो यही वेलोसिटी क्या लिखा जा सकता था, ऐसे लिखा जा सकता था। ठीक है, 30 डिग्री। ये क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ठीक है, ये क्या है बेटा, नॉर्थ टू ईस्ट है। क्या इतनी बात समझ में आई, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, अगर इसके बारे में बात किया जाए यहां पे, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस। कभी भी इन वर्ड इस्तेमाल किया गया हो और बीच में डैश ऐसे लिखा हो, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, द बाइसेक्टर। नॉर्थ और ईस्ट का बाइसेक्टर, मतलब क्या, यहां से भी 45 डिग्री एंगल और यहां से भी 45 डिग्री एंगल। बोलो बात समझ में आया। तो द वेलोसिटी इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, बट अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका ड्यू का मतलब होता है टूवर्ड्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ईस्ट है तो टूवर्ड्स ईस्ट, v1 यहां हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा सभी लोग, हेलो। ये चार ही नोटेशन होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। ओके, सो जस्ट एक बार आप जल्दी से देख लो, मैं अगला रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस पर आप निकालोगे। हटाओ इसे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, जब भी किसी दो डायरेक्शन के बीच में इससे डैश लगा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, उन दोनों डायरेक्शन के जस्ट बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा डायरेक्शन। और ड्यू का मतलब होगा टूवर्ड्स, जैसे ड्यू ईस्ट लिखा है, इसका मतलब टूवर्ड्स ईस्ट। समझ गई। ओके बेटा, मूविंग ऑन। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। द एग्जांपल इज, वी हैव अ फोर्स F1 that is 50 Newton at 60 degree north of west and force F2 is 100 Newton at 30 degree west of south। ठीक है, तो जरा उन दोनों को रिप्रेजेंट करके बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ट्राई करेंगे सभी लोग, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से ड्रॉ करिए और बताइए मुझे दोनों के बीच का एंगल क्या है। ओके, श्रेया अग्रवाल, वेरी गुड। अमन बोरा, गुड।
अभी तक तो सिमिलर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। हेमंत गुप्ता। दीपांशु, देयर इज a slight difference in your answer. Okay. Any other answer? Should I wait for? Now, F1. ऑफ जैसे ही देखोगे किधर से किधर हो जाएगा बेटा? ऑपोजिट एरो। ये देखोगे तो इसका मतलब ऑपोजिट एरो। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया मेरे पास। नाउ, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेयर इज वेस्ट? दिस। ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हो गया? वेस्ट से नॉर्थ, इस डायरेक्शन में। कितना एंगल बनाना है तुम्हें? This is F1, which is actually making angle 60 degree. Done? Now, west of south, साउथ का वेस्ट, यानी कि साउथ से किधर जाओगे? वेस्ट की तरफ, उल्टा। तो एंगल कहाँ बनेगा? ऐसे, साउथ से वेस्ट। कितना एंगल बनेगा बेटा? F2, that is 30 degree. Means how much angle this is? 60 degree. So what is the total angle in between them? 120 degree. Agree? सभी को समझ आ गया बेटा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। ये दो बातें तो समझ में आ गई, हमें आर कॉमा थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके। तीसरी बात, अब मान लो मेरे पास यही वेलोसिटी वेक्टर v1 दे दिया जाता, मैंने कहता 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, एट 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। ठीक है, तो हाउ विल वी रिप्रेजेंट दिस? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज व्हाट? y axis, x axis also. This is east and this is north. Okay, what we have to do, we have to represent ईस्ट टू नॉर्थ। सीधा ईस्ट से एंगल बनेगा किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। कितने डिग्री पर? एट 30 डिग्री पर। वेरी वेरी सिंपल। द वेलोसिटी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 20। सबको समझ आया? अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मैं कहूं कि चलो, ये जो हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया है ओ से, मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। ओ ए की लेंथ क्या होगी? 20 मान सकता हूं, या ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? ओ से ए तक की लेंथ क्या है? हाँ, OA is actually representing what? Magnitude of velocity, that is 20. Hello? अग्री करते हो ना बेटा इस बात से? नाउ, यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कहां पर? इस एक्स एक्सिस पर। इसे एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं या ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। इस पॉइंट को ना हमने क्या दे दिया? बी दे दिया। और यहीं ए से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कहां? वाई एक्सिस पर। इसको हम सी नाम दे देते हैं। बोलो। तो OB एंड OC, देयर आर टू बेसिक लेंथ्स। ओ से कहां तक की लेंथ बेटा? बी तक की। और ओ से कहां तक की लेंथ बेटा? सी तक की। क्लियर? कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओबी एंड ओसी? दिस इज अ परपेंडिकुलर, ओके? तो देयर इज अ ट्रायंगल, वेरी वेरी सिंपल ट्रायंगल यू कैन सी हियर। This angle is theta, which is already given. This is what? Its length is B O A. Hypotenuse you have given B. अगर AB पता चल जाए तो AB की वैल्यू OC के बराबर है ना बेटा? हेलो। और ये बेस हो जाएगा OB, जिसे हम निकाल सकते हैं। तो इन दिस ट्रायंगल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट बेस, देन व्हाट शुड वी डू? वी हैव गिवन हाइपोटेन्यूज। देखो, हाइपोटेन्यूज गिवन है ना? ओके, वेरी गुड। वी कैन जस्ट अप्लाई cos 30 डिग्री, मींस वी कैन जस्ट अप्लाई cos थीटा बेटा, that is OB upon OA. So OB can be written as OA cos theta. Hello? Or the value of OB can be written as V cos theta, है ना बेटा?
So this OB can be written as 20 cos 30 degree, or simply we can say under root 3 by 2, that is 10 root 3. Done? कैलकुलेशन में सिखा रहा हूं भाई, समझ आया? ओबी की वैल्यू कितनी आई बेटा? 10 रूट 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओसी? तो ओसी फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? ए बी निकालना पड़ेगा. ए बी ओसी बराबर है, क्या लगाए हम? साइन थीटा लगाए, कॉस थीटा लगाए, बताओ. ए बी अपॉन ओ ए. तो ए बी कैन बी रिटन एज ओ ए साइन थीटा. ए बी किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है, दैट इज ओ ए साइन थीटा. सिंपल है ना बेटा? और सिंपली वी कैन से द वैल्यू ऑफ ओ सी इज v sin theta. ओके, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ सी? v का मतलब 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज हाउ मच? 10. तो वैल्यू ऑफ ओ सी इज 10. क्या ये कैलकुलेट करना समझ में आया बेटा? कैलकुलेट करना तो आ गया ना तुम्हें? सी, अब थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ सी क्वाड? ठीक है, इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर v, ओके, तो उस वेक्टर v का ये OB और OC दो कंपोनेंट कहलाता है. क्या कहलाता है बेटा? कंपोनेंट. दे आर कॉल्ड कंपोनेंट. या फिर इसी को हम बोल सकते हैं क्या? इफेक्ट. किसका इफेक्ट? इस वेलोसिटी v जिसका डायरेक्शन ये है ना, इसका एक्चुअल में इफेक्ट किधर किधर मिल रहा है तुम्हें? x में भी मिलेगा और किधर मिलेगा? y में भी मिलेगा. बोलो, बात समझ में आया? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको तुम पकड़ के यहां से तुम पुल करो, ठीक, तो ये किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा. बोलो बेटा. हेलो. हॉरिजॉन्टल में मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? किसी हॉरिजॉन्टल फोर्स की जरूरत होगी ना. एंड दिस हॉरिजॉन्टल, सपोज दिस फोर्स इज समथिंग एंड दिस एंगल इज थीटा, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो जो फोर्स इसे हॉरिजॉन्टल में मूव करा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एफ कॉस थीटा. दैट इज कॉल्ड एफ एक्स. आर यू गेटिंग दिस? सो क्या इसका वर्ट, मैंने कहा क्या कि f का अगर ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में उसका क्या होगा? एक कंपोनेंट होगा. मतलब इसका इफेक्ट किधर मिल रहा है तुम्हें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. एट द सेम टाइम यू कैन गेट द वर्टिकल इफेक्ट एज वेल. ऊपर की तरफ भी तो इफेक्ट लगेगा इसका. क्यों? क्योंकि ये तो ना तो x में है ना ही y में है, ये क्या है? किसी दूसरे डायरेक्शन में है. ठीक है, तो वी कैन जस्ट convert or we can just divide any vector into two perpendicular components. क्या बोला जाता है इसको बेटा? टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट. इसे कहते हैं क्या? रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर. किसे वेक्टर को क्या करना? रिजॉल्व करना. समझ पाए बेटा? कोई भी वेक्टर हो अगर यहां पर, और वो एंगल यहां थीटा बना रहा है, तो उसके साथ जो लगा हुआ एक्सिस है उसकी तरफ उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ कॉस थीटा होगी. और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है? ये है. तो इसकी तरफ उसका कंपोनेंट कितना होगा बेटा? एफ साइन थीटा होगा. समझ गए? हेलो. हेलो. ठीक है, तो सिंपल सिंपल यहां पर कॉन्सेप्ट केवल याद रखना है. द कॉन्सेप्ट इज, if we have any vector quantity, okay, and we want to resolve this vector in two different directions, then what we have to do? जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है, एक वेक्टर है f,
20 न्यूटन है, ठीक है। और हमें ये एक डायरेक्शन दिख रहा है और इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन दिख रहा है। बोथ आर परपेंडिकुलर ना बेटा? ये एंगल अगर थीटा है तो इसका कंपोनेंट किधर होगा? इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। बोलो, इधर का कंपोनेंट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। और इधर का कंपोनेंट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। समझ आई बात? ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। कहीं पर भी कोई वेक्टर हो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, कि नहीं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज v। और अगर ये एंगल थीटा होता तो ये वैल्यू कितनी होती बताओ? वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा। और ये क्या होगा बेटा? v sin थीटा। कैसे आया है ये बिल्कुल आपको समझ। हाँ देखो यहाँ पर ये कैसे आया। ये एंगल थीटा था ना, ये एंगल थीटा था। तो जो थीटा जिसके साथ बनेगा वो क्या होगा? बेस होगा। बेस के साथ हमेशा कॉस आएगा और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा? साइन आएगा, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में तो परपेंडिकुलर आता है। बोलो। तो वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि यहां पर एंगल थीटा किसके साथ बन रहा है? इस वाले वर्टिकल के साथ बन रहा है। सिंपल। नाउ लेट्स टेक, रिजॉल्व मतलब टू डिवाइड, बांटना कहते हैं हिंदी में, अगर उसे कहा जाए ना, बांटना। मतलब हमारे पास जैसे इस डायरेक्शन में मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? जिससे मिलकर बना है। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इसको तुम क्या कह सकते हो? एफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट आएगा? 100 cos 30, दैट इज 50 इंटू 1.732। ओके। या फिर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 7 35, 36, 5 एकम 5 3 8। मतलब लगभग लगभग कितना? 87 न्यूटन। इधर कितना आ रहा है? 87 न्यूटन का इफेक्ट यहां मिल रहा है। और इधर कितना इफेक्ट मिलेगा बेटा? 100 इंटू साइन 30, दैट इज 50 न्यूटन। तो हमने अगर इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, सो वी हैव an effect of 87 newton in this direction while 50 newton in this direction। means आपसे कोई कहे क्या कि इस ऑब्जेक्ट पर, है ना, मैंने इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। या फिर आपसे कोई ये कहे कि इस पर, इस डायरेक्शन में 87 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या कर लिया? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो कभी भी किसी भी वेक्टर को जब हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं तो रिजॉल्व करने से क्या हो जाता है? इसी वेक्टर को हम ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बस। इससे हमारे लिए हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब जैसे देखो, मान लो यहां पर कह दिया क्या कि बताओ अच्छा बॉडी का मोशन किधर होगा? बॉडी किधर मूव करेगी? या तो इधर मूव कर सकती है या तो इधर मूव कर सकती है। अभी भी एम्बिगुअस सिचुएशन है ना। सोचो जरा, यहां पर इसका वेट अगर काम कर जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। हेलो। नाउ बॉडी विल मूव इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाई इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? because the net effect of the force is acting in this direction only, while जब ये फोर्स 100 न्यूटन यहां लग रहा था तब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा था? इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन तब तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि यार इस डायरेक्शन में ही क्यों मूव कर रहा है? ऊपर भी तो मूव कर सकता था। या एक्चुअल में डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट को इधर मूव करना चाहिए जिधर फोर्स लग रहा है। बोलो भाई। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। बट एक्चुअली क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं।
हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है उसका एक पार्ट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है और एक पार्ट इसका मोशन करा रहा है। समझे बेटा? क्यों भाई, समझ आ गया इतना? तो हमें यहाँ पर सिनेरियो हमारा समझ में आ गया क्या, कि एक तो हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हमने सीखा, वेक्टर को दो पार्ट में बांटना सीखा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक चीज याद रखेंगे, इस चीज को याद रखना है, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं और ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा, बोलो? जल्दी बताओ भाई, कोई भी बता दे। 53 डिग्री। ठीक है, अब इस 53 डिग्री को हमने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में एंगल थीटा 37 और 53 बहुत बार यूज होगा आपके एग्जाम, मतलब रेगुलर क्लासेस में। तो यहां पर ऐसा क्यों है, ये 5 है, ये 4 है, सॉरी 4 बड़े वाले एंगल के सामने आएगा, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ऐसा एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके जो साइड्स हैं वो कितने हैं, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब 3 के सामने वाला एंगल कितना होगा बेटा, छोटा 37, 4 के सामने वाला कितना 53 और 90 के सामने वाला कितना 5। ये तुम्हें याद करना है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 53, हाउ विल यू गेट द वैल्यू साइन 53? ये 53 है, परपेंडिकुलर क्या होगा 4, हाइपोटेनस कितना होगा 5। तो साइन 4/5 की वैल्यू ही कितनी होती है बेटा, 53 डिग्री होती है। ठीक, साइन 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता? 37 एंगल ये हो गया, इसके लिए ये क्या हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो क्या होगा बता, परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या 5। बोलो बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37 बताओ, इस ट्रायंगल से बता सकते? हाँ, cos 37 का मतलब क्या, बेस 4/हाइपोटेनस। cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। समझ में आ गया बात सभी को? tan थीटा निकालना और tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो ये जनरली यूज के लिए होता है, जनरल यूज के लिए होता है, समझ गए बेटा? अब हमारे पास एग्जाम्पल, हमने कहा क्या, इफ वेलोसिटी वेक्टर इज 20 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक है, देन फाइंड द component of the velocity in north and west direction। ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये क्या कह दिया, इतने से क्या इस वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, बताओ? दिस इज व्हाट, नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट सीधा एरो लगाएंगे, कितना एंगल बेटा 53। हेलो, बोलो भाई, और दिस वैल्यू इज हाउ मच 20। तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, एक इधर और एक इधर। इस कंपोनेंट क्या क्या बोलोगे बेटा, वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन, इसको क्या बोलोगे बेटा, वेलोसिटी इन वेस्ट डायरेक्शन। हेलो, समझ पाए? बताओ वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन कितना होगा, v cos 50 डिग्री दैट इज 20। cos 53 की वैल्यू कितनी होती थी बेटा, 53, सामने का एंगल कितना 4, ये एंगल कितना 3, वैल्यू कितनी 3, ये कितना 5। क्या होगा बता, 3/5। 5 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 3 12 मीटर पर सेकेंड। एंड
यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, VW दैट इज 20 साइन 53 20 साइन 53 परपेंडिकुलर 4/5 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? तो हम कह सकते हैं क्या कि जो वेलोसिटी वेक्टर v है उसका 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके दो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। द फर्स्ट इफेक्ट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, वो कितना होगा बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड का, और वेस्ट में कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बोलो। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर। तो आज की कहानी यहीं तक। हम लोगों ने वेक्टर रिजॉल्व करना सीख लिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। इन नेक्स्ट क्लास यानी कि 2 दिन बाद, मतलब कल के बाद, ठीक है, वेंसडे को हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको और आगे बढ़ाऊंगा मैं। सीख पा रहे हो तुम लोग जो हम सिखाना चाह रहे हैं तुम्हें? हाँ, बस सीखना जरूरी है। आज मैं इस पर कुछ होमवर्क दूंगा, है ना, उस होमवर्क को आप लोग जरूर करोगे। ओके, मैं होमवर्क दे रहा हूँ अभी यहीं पे तुरंत ही, और इस होमवर्क को आप लोग सभी लोग करके आओगे। क्या क्या करना है? सिंपल, रिजॉल्व करना है तुम्हें। रिजॉल्व द फॉलोइंग वेक्टर इन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 20, है ना, अभी इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर? एट 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 40 एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 60 एट 37 डिग्री ईस्ट टू साउथ। D is equals to 40 at 53 degree south of west. E is equals to 30 at 37 degree south of east. ये 2 है बेटा, ध्यान रखना। F vector is equals to 40 at 30 degree north of west. G is equals to 60 at 45 degree north to east. H is equals to 40 at in नॉर्थ वेस्ट। यही करके आना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अभी इसका मैं PDF आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ बेटा, उसकी समरी मैं ढूंढ रहा था, समरी मुझे मिली नहीं, शायद कहीं से वो मिस हो गई मुझे। मैं फिर से लिख के भेज दूंगा, ठीक है। हाँ।